और आज शुरुआत करते हैं ऐसे क्रिकेटर की तस्वीरों से जो बीच बाजार में हाथापाई करता दिखाई दे रहा है। हैदराबाद का ये वीडियो जो कि सामने आया है, जिसमें क्रिकेटर अंबाती रायडू एक व्यक्ति के साथ हाथापाई कर रहा है। रोड रेज का ये पूरा मामला दिखाई दे रहा है। आरोप है कि अंबाती रायडू रैश ड्राइविंग कर रहा था और जब उसे रोका गया तो उसने टोकने वालों के साथ ही हाथापाई की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे अंबाती रायडू पूरी तरीके से गुस्से में है और अपनी गाड़ी से उतरकर उस शख्स के साथ हाथापाई कर रहा है जिसने उससे रोकने की कोशिश की। हालांकि अंबाती रायडू की तरफ से इस बाबत अभी तक किसी भी तरह की कोई सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन अब आप देखिए अंबाती रायडू का ये रवैया जो तैयार करता है कि जरा सा भी रसूख किसी को मिल जाए तो फिर क्या हो जाता है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार चर्चा इस बात पर हो रही थी कि कैसे हिंदुस्तान दुनिया का वो देश है जो लगातार आर्थिक तरक्की के नाम पर छलांगे लगाता चल रहा है। लेकिन अप्रैल से जून 2017 तक के जो तिमाही हैं, उसके जो विकास दर के नतीजे निकल कर आए हैं, वो प्रदर्शित करते हैं कि सरकार को वाकई में अब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था बुरे तरीके से लड़खड़ा गई है। इस तिमाही में पिछले साल के मुकाबले 0.4% की गिरावट आ चुकी है। जनवरी और से मार्च के बीच में जो तिमाही थी, उस तिमाही में जीडीपी यानी कि विकास दर 6.1 थी, जो कि अब घटकर 5.7 हो गई है। और अगर पिछले साल के मुकाबले इसे देखें तो तकरीबन 1% की गिरावट आती दिख रही है। हालांकि इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह, जो दो बड़ी वजह मानी जा रही है, वो ये कि एक तो सरकार की आर्थिक नीति आज सवालों के घेरे में है और दूसरा नोटबंदी का असर अब पूरे तरीके से स्थापित होता दिख रहा है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। क्या नोटबंदी की वजह से नीचे आ गई देश की जीडीपी? ये वो सवाल है जो हालिया तिमाही के नतीजे सामने आने के बाद उठने लगे हैं। अप्रैल से जून तक की तिमाही के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। अप्रैल से जून की तिमाही में देश की जीडीपी घटकर 5.7% रह गई है, जो जनवरी से मार्च की तिमाही की दर यानी 6.1% से काफी नीचे है। अगर नोटबंदी के ऐलान के वक्त से देखा जाए तो उस वक्त जीडीपी की दर 7% थी, यानी नोटबंदी से लेकर अब तक जीडीपी 1.3% कम हो गई है। Certainly it's a matter of concern that it's come down to 5.7%, and it's quite obvious that it therefore throws up a challenge for the economy that in the coming quarters we really require to, both in terms of policy and investment, to work more to improve upon these figures. अगर पिछले 1.5 साल के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो सामने आता है कि पिछले साल की शुरुआत में जीडीपी की दर 9.2% थी, यानी अब तक इस दर में भारी गिरावट आ चुकी है। अभी आए आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि खासकर मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में उदासीनता छाई रही। जरूरत से थोड़ा सा ज़्यादा जीडीपी में डिक्लाइन हुआ है और जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी है, और आने वाले टाइम में हम आशा करते हैं कि जीडीपी वापस अपनी रफ्तार में आएगा और अगले क्वार्टर में हम उम्मीद रख रहे हैं कि जीडीपी का ग्रोथ जो है 7% से ऊपर रहना चाहिए। जो इंडस्ट्री है उसने अपने जो पुराने स्टॉक्स हैं शायद वो निकालने के लिए नए प्रोडक्शन प्रोसेसेस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं था, तो उस वजह से कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। वहीं विपक्ष जीडीपी के आंकड़ों के सामने आने के बाद नोटबंदी को सरकार की विफलता करार दे रहा है। मनमोहन सिंह जी ने कहा था ये आंकड़े 2% गिरेंगे, तो आज पूरा देश जानता है कि अगर इकोनॉमी में और इकोनॉमिस्ट के हैसियत से विश्व में किसी की ख्याति है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की है। उन्होंने बताया था 2% गिरेगी और गिर रही है। नोटबंदी का आंकड़े पूरे देश के सामने आ चुके हैं। 99% 1000 रुपए के नोट वापस आ चुके हैं। तो ये काला धन कहाँ गया? ये टेरर मनी जिसको कहा जाता है, आतंकी पैसा, ये कहाँ गया? जाली नोट कहाँ गए? वो जो 104 लोग इस देश में गरीब आदमी लाइन में नोटबंदी के मरे, उसका हिसाब कौन देगा और कौन लेगा?
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया था कि उनका लक्ष्य जीडीपी को 8% और उससे ऊपर रखना है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि मोदी सरकार फिलहाल इस लक्ष्य से पीछे है। टीम न्यूज़ नेशन। ये आंकड़े सरकार को परेशान करने के लिए ही नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी को और मुहाल करने के लिए भी काफ़ी हैं, और वो इसलिए क्योंकि अगर विकास दर में गिरावट आती है तो हम सब की मुश्किलें और बढ़ती दिखाई देंगी। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों की कायाकल्प वो कर देंगे, और वो इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह फरमान जारी किया है कि मदरसों पर न सिर्फ जियो ट्रैकिंग की जाएगी बल्कि अब मदरसों में हिंदी के साथ साथ अन्य विषयों की पढ़ाई भी होगी। अब इसे देखते हुए मदरसे जरा परेशान हो रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया है कि उनके राज्य में जितने भी मदरसे हैं न सिर्फ उनकी पूरी अकाउंटिंग होगी, उनकी जांच होगी, बल्कि इस बात की पल पर नजर रहेगी उन पर कि कहीं मदरसों में आतंकवादी तो नहीं पल पड़ रहे हैं। मदरसे उत्तर भारत के मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की रीढ़ माने जाते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं, और इन्हीं मदरसों को लेकर अब योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मदरसों में शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए सरकार ने 40 सदस्यों की टीम बनाई है। ये टीम मदरसों में पढ़ाई जाने वाली सामग्री का आकलन कर उसमें बदलाव करेगी। साथ ही मदरसों में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ ही अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाना अनिवार्य किया जाएगा। इस बदलाव को लागू करने के लिए बनाई गई टीम में NCERT समेत बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि मदरसों में होने वाली मजहबी पढ़ाई में कोई दखल नहीं दिया जाएगा, और साथ ही नई किताबें उर्दू में होंगी। पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ ही साथ इस फैसले में एक और पहलू भी जोड़ा गया है। सरकार का कहना है कि मदरसों का नाम हिंदी में भी लिखा जाए, खुलने और बंद होने का समय भी हिंदी में लिखा जाए। योगी सरकार के इस फैसले को लेकर मुस्लिम समुदाय से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। 15 अगस्त को झंडारोहण, मदरसे में वीडियोग्राफी होगी, मदरसे में हिंदी में नाम लिख दिए जाएं, मदरसे में GPS सिस्टम लागू कर दिया है। मैं समझता हूं कि ये जो हुकूमत आई थी ये विकास के नाम पे आई थी, लेकिन हकीकत में ये शिक्षा का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। हमारे मदारिस के दरवाजे हम लोगों ने हमेशा कहा है सभी के लिए खुले हैं। कोई भी किसी भी वक्त भी आकर के इन मदरसों में तालीम के निज़ाम को देख सकता है। और जहाँ तक हिंदी की बात कही गई है तो इन मदरसों में जो मीडियम है एजुकेशन का वो बुनियादी तौर पर उर्दू होता है। बीजेपी की सरकार और मुखिया योगी आदित्यनाथ छवि के चलते विरोध की आवाजें उठ रही हैं, लेकिन अगर वाकई मकसद के मुताबिक सरकार इस फैसले को लाने में कामयाब रही तो इसे मदरसों की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव कहा जाएगा। प्रदेश के मदरसों को पहले पोर्टल पर लाने की तैयारी, उसके बाद मदरसों की GPS बेस्ड निगरानी, और अब हिंदी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर पढ़ाई कराने के फरमान। उत्तर प्रदेश सरकार के फरमान विपक्षी दलों को नागवार गुजर रहे हैं। साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु भी अब इसकी मुखालफत करते दिख रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में सरकार के इन फैसलों को किस तरीके से देखा जाता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी यानी कि दाऊद इब्राहिम के बारे में। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में ये कहा कि अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा भी है तो क्या करें, हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे तो हैं नहीं। ऐसे में अगर दाऊद इब्राहिम की दरकार हिंदुस्तान को है तो पाकिस्तान क्यों जहमत उठाए कि दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान के हाथों में सौंप दे। अभी तक याद कीजिएगा, चाहे राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हो या इस तरह के तमाम नेता, पाकिस्तान का हर हुक्मरान यही कहता रहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। अब जबकि मुशर्रफ ये कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम हो सकता है कि पाकिस्तान में हो, तो आप समझ जाइए कि पाकिस्तान के दुमुहापन का क्या है इलाज।
मुंबई धमाकों और न जाने ऐसे कितने गुनाहों को अंजाम देने वाला गुनहगार दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में मौजूदगी को लेकर परवेज मुशर्रफ ने बड़ा संकेत दे दिया है। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मुशर्रफ ने बड़ी ही बेबाकी के साथ कहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में हो सकता है। हिंदुस्तान की बात आती है, वो लोग बहुत कुछ कहते हैं, वो लोग हमारे खिलाफ दुनिया जान के गलतियां कर रहे हैं और सारा हमें खराब करते हैं, तो हम तो इतना डिसेंट बन के उनको हेल्प क्यों करें? हम क्यों बताएं दाऊद इब्राहिम हमारे पास है? ठीक है सर, नहीं पता कहाँ होगा कहीं। अल्फाजों के पर्दे में ही सही, लेकिन मुशर्रफ का ये कबूलनामा पाकिस्तान और दाऊद की मिलीभगत को एक बार फिर जाहिर कर गया, क्योंकि ऐसा कहने वाले वही मुशर्रफ हैं जिन्होंने न्यूज नेशन और पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी को सिरे से नकार दिया था। मैं नहीं मान रहा, मैंने क्या, मैंने ना उससे कभी देखें ना मैं उसको मैं मिला हूँ। मुशर्रफ ने जो इशारों में कहा है वो भारत लंबे वक्त से पूरी दुनिया के सामने कह रहा है। पाकिस्तान लाख झूठ बोल ले, लाख इनकार कर ले, लेकिन दाऊद को लेकर पाकिस्तान का झूठ इसी तरह वक्त वक्त पर बेपर्दा होता रहा है। धीरेन्द्र पुडी, न्यूज नेशन, दिल्ली। क्या कोई बच्चा अपने आप को 3 साल तक एक कमरे के अंदर बंद कर सकता है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऐसा करना चाहता है, क्योंकि उसके नंबर नहीं आए? क्या कोई बच्चा अपने माता पिता से इतना नाराज हो सकता है कि 3 साल तक अपने आप को कमरे में बंद कर दे? हरिद्वार में एक परिवार में ऐसा ही वाकया सामने आया है जो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। मन नहीं लगता पढ़ाई में। पढ़ाई का बोझ या यूं कहें कि खौफ कुछ इस कदर सिर चढ़ा कि इस बच्चे और इसकी बहन ने खुद को सालों तक कमरे में बंद रखा। हरिद्वार के रानीपुर में इसी घर से पढ़ाई के बोझ तले डरे हुए बच्चों की खबर सामने आई और पूरे इलाके में फैल गई। जब मामले की पड़ताल की गई तो सामने आया कि साल 2013 में बेटी की 10वीं में सेकंड डिवीजन आई थी, जिसके बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। साल 2016 में जब बेटे के नंबर कम आए तो उसने भी खुद को कमरे में बंद कर लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों ने पुलिस को बच्चों के न दिखाई देने की सूचना दी। हैरानी की बात यह है कि बच्चों के माता पिता भी उनकी इस जिद या यूं कहें कि डर को नहीं समझ पाए। बच्चों ने पुलिस को बताया कि वो अपनी मर्जी से कमरे में बंद हुए थे और कमरे के बाहर पर्चियां डालकर वो अपनी मर्जी का सामान कमरे में माता पिता से मंगाया करते थे। बच्चों ने खुद ही अपने आप को बंद करके रखा हुआ था। उसमें एक बालिका है 18 साल की और जो लड़का है वो 15 साल का है। तो बालिका जो है लड़की वो 2013 से स्कूल नहीं गई है और भाई ने भी देखा देखी स्कूल छोड़ दिया। तो दोनों पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, रूम में बंद करके बैठे हुए हैं। सारी डिमांड्स उनके पेरेंट्स पूरी कर रहे हैं और पेरेंट्स से इंटरेक्शन भी कम है, बाहर नहीं निकलना है। तो जो उनकी जिद है वो उसको इस तरह से मनवा रहे हैं कि स्कूल नहीं जाना, पढ़ना नहीं है। इन बच्चों की मानसिक हालत क्या होगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बहन के साथ साल भर तक कमरे में बंद रहने के बावजूद भाई उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता पा रहा है। उसका मैं पता ही नहीं ना उसका कुछ, इस मामले में बातचीत नहीं होती हमारी। नंबर सही आते थे पहले जब आप पढ़ते थे? कम ही आते थे। पुलिस ने अब बच्चों की काउंसलिंग कराने का फैसला किया है। ये खबर खुद बयां करती है कि कभी कभार बच्चे पढ़ाई के बोझ तले किस कदर दब जाते हैं और माता पिता की जरा सी लापरवाही उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर छोड़ सकती है। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब चलते हैं तेलंगाना के एक छोटे से गांव में, जहां हर रोज सुबह राष्ट्रगान बजाया जाता है और गांव का हर व्यक्ति बड़े गर्व के साथ खड़े होकर राष्ट्रगान का पूरा सम्मान करता है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति गांव में भ्रमण भी कर रहा हो, वो भी उस वक्त खड़े होकर राष्ट्रगान को पूरा सम्मान देता है। तेलंगाना की ये तस्वीरें आज प्रदर्शित करती हैं कि हमारे देश में 15 अगस्त को मजहब के नाम पर जब कुछ लोगों ने राष्ट्रगान को सम्मान देना उचित नहीं समझा, उनके दरअसल गाल पर यह बड़ा जबरदस्त तमाचा है। जरा देखिए इसे और पूछिए अपने आप से, जब आप अपने राष्ट्र के साथ प्रेम नहीं कर सकते तो फिर क्या वाकई में आप इंसान हैं? कभी वंदे मातरम पर संग्राम तो कभी राष्ट्रगान पर आपत्ति। देश के अलग अलग कोने से अलग अलग किस्म की खबरें आती हैं, लेकिन तेलंगाना के करीमनगर जिले के जम्मू कुंटा गांव में रोजाना सुबह 7:54 पर लाउड स्पीकर के जरिए राष्ट्रगान बजाया जाता है। 52 सेकंड के लिए पूरा गांव राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होता है। जो जहां होता है वहीं से राष्ट्रगान के सम्मान में शामिल होता है।
खबरों के मुताबिक इस साल 15 अगस्त के बाद से ही पूरे गांव में रोजाना राष्ट्रगान बजाया जा रहा है और लोग राष्ट्रगान के सम्मान में 52 सेकंड के लिए सावधान अवस्था में खड़े हो जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गांव से गुजरने वाली गाड़ियां भी रुक गई हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे भी रुककर राष्ट्रगान में शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, गांव की अलग अलग 16 जगहों पर झंडा भी फहराया जाता है और गांव के लोग देश की आन बान और सम्मान के प्रतीक झंडे को सलाम करते हैं। राष्ट्रगान जब पूरा हो जाता है तो सभी अपने अपने कामों के लिए चल देते हैं। रोज सुबह ये गांव बता देता है कि देश और देश के सम्मान से ऊपर कुछ नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली की ये तस्वीरें, जहां पर शराब के नशे में धुत कुछ लोगों ने पुलिस वालों की जमकर पिटाई की। पुलिस के मुताबिक जब ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने खुलेआम शराब पीने से लोगों को रोकने की कोशिश की तो शराबियों ने पुलिस वाले का डंडा ही छीन कर उसे मारपीट करनी शुरू कर दी। इस हाथापाई में पुलिस का सिपाही जख्मी हुआ। हद तो यह है कि पुलिस मारपीट करने वाले 2 लोगों में से सिर्फ एक को ही पकड़ पाई और ये बात प्रदर्शित होती है कि किस तरह से ये लोग तमाशा कर रहे थे। आप देखिए, नशे में धुत इन लोगों ने पुलिस वालों की दमकर पिटाई की और पुलिस वाला शायद इन्हें पकड़ तक न पाया। सिर्फ एक नशेखोर को पुलिस वाला पकड़ पाया। ये है उत्तर प्रदेश के चंदौली की तस्वीरें। और देखिए क्या ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। चंदौसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त पिटाई हो रही है पुलिस वाले की। आगरा के थाना नाई की मंडी में पैसे के लेन देन को लेकर दोस्तों के बीच में जबरदस्त कहासुनी हो गई। बाद में ये विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट पर उतारू हो गए। नालाबंद चौराहे पर दोस्तों में पैसे के लेन देन को लेकर जबरदस्त मारपीटाई हुई, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सड़क पर यह ड्रामा चलता रहा। मारपीट की ये पूरी वारदात लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की। हालांकि लोग बीच बचाव करने की कोशिश कर जरूर रहे थे, लेकिन आमतौर पर आम आदमी इससे दूर ही था। जाहिर सी बात है, मारपिटाई की इस पूरी तस्वीर में पुलिस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही और पुलिस का आसपास कोई पता भी नहीं था। हम